हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर हमने हिमालय क्षेत्र की नदियाँ पढ़ी थी। उसके बाद में हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ी, जिसके अंदर हमने दो भाग किए थे। प्रायद्वीप में एक तो पश्चिम की ओर चले जाने वाली नदियाँ और एक पूर्व की ओर चले। पश्चिम की ओर चले जाने वाली नदियों में हमने लूनी की चर्चा की, पश्चिम बनास की चर्चा की, साबरमती की, माही नदी की और हमने नर्मदा, ताप्ती, शरावती नदियों की चर्चाएँ की। ठीक है, आगे जो 2-3 नदियाँ और बची हैं, इसकी मुख्य नदियाँ हैं पश्चिमी घाट की ओर जाने वाली नदियों की, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। उन नदियों में पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों में ही बात कर रहे हैं हम। पश्चिम की ओर जाने वाली या जल ले जाने वाली, ठीक है। इसके अंदर अगली जो नदी है, इस नदी का नाम है यहाँ पे मांडवी। कौन सी नदी है? मांडवी नदी। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है मांडवी नदी। इसका जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से होता है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलती है, गोवा में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? गोवा में प्रवाहित होती है और जाकर के अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण कर देती है, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, गोवा की जो राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। वो इसी के तट पर स्थित है, इसी के मुहाने के पास स्थित है। किसके? इस मांडवी नदी के किनारे पर, या उसके जो मुहाना है जहाँ पे समुद्र में मिलती है नदी, उस मुहाने के पास में एक नगर स्थित है पणजी। उस पणजी यहाँ पे जो स्थित है वो पणजी इस मांडवी के किनारे है। पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, ये तो हो गई बात है मांडवी नदी। अगली जो नदी है जुआरी। जुआरी गोवा की सबसे लंबी नदी, गोवा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जुआरी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? कर्नाटक की पहाड़ियों से होता है और ये गोवा में जाकर के अरब सागर में मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे इस भाग में देखें तो यहाँ पर ये तो है महाराष्ट्र वाला भाग, ठीक है, ये है कर्नाटक, यहाँ पे क्या है? कर्नाटक। इन दोनों की सीमा पे एक छोटा सा राज्य है। कौन सा राज्य है? गोवा। ये वाला है गोवा, इसके दोनों की सीमा पे यहाँ पर। ठीक है, इधर कर्नाटक, इधर महाराष्ट्र। तो इधर से तो जो नदी आती है वो कौन सी आती है? ये वाली मांडवी। और यहाँ कर्नाटक की पहाड़ियों से, इस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकल के आती है, वो आती है जुआरी, जो कि गंगा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, ये कहाँ से आती है? ये कर्नाटक की पहाड़ियों से आती है, जो गोवा की सबसे लंबी नदी है। गोवा में प्रवाहित होकर ये कहाँ मिल जाएगी? अरब सागर के अंदर। ठीक, इसके बाद अगली नदी है पेरियार। इस नदी के बाद में पेरियार नदी। पेरियार को पेम्बा नदी भी कहते हैं, पेम्बा या पेम्बा, पेम्बा नदी भी इसको कहा जाता है। पेरियार निकलती कहाँ से है? केरल में पश्चिमी घाट के जो दक्षिणी ढाल है वहाँ से निकलती है। कहाँ से? केरल के पश्चिमी घाट, केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी सिरे से, के दक्षिणी सिरे से निकलती है। सिरे से इसका क्या होता है? उद्गम। केरल राज्य है, उसके पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, मालाबार तट वाला, उसके दक्षिणी सिरे से ये नदी निकलती है और निकल करके ये नदी जा करके अरब सागर में मिल जाती है। इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? मुल्ला पेरियर बांध, पेरियर बांध, जो कि वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है। ये जो मिट्टी से निर्मित बांध था, इसकी ऊंचाई, यहाँ पे इसकी ऊंचाई बढ़ाने के कारण ये बांध अगर टूट गया तो केरल राज्य यहाँ पे पानी में डूब क्षेत्र में आ जाएगा, जिसके कारण ये अभी भी चर्चा में है, मुल्ला पेरियर बांध।
ठीक है। तो यहाँ पर पेरियार नदी पर है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी सिरे से केरल से ये निकलती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियों की चर्चा हमने कर ली है। 3 नदियाँ कौन सी बड़ी? मांडवी है, महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट पश्चिमी ढाल से निकलती है, और जुआरी है वो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये पेरियार बांध है ये केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी सिरे से निकलती है। तो ये 3 नदियाँ हैं, ये भी अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियों की। कौन सी नदियाँ हैं? पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, मुख्य रूप से 4 नदियाँ यहाँ पे। ठीक है। कौन कौन सी है मुख्य नदियाँ? 4 नदियाँ। एक तो यहाँ पे महानदी है। कौन सी नदी? महानदी। एक है यहाँ पे गोदावरी नदी, एक है यहाँ पे कृष्णा नदी, और एक है कावेरी नदी। इन चारों की चर्चाएँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदियों में हम बात करें तो यहाँ पे इसका ढाल जो टर्सरी युगीन जो काल था, जो 30 तृतीय जो काल था, जिसके अंदर इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन जो काल था, उसमें जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उस समय प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूर्व की दक्षिण पूर्व की ओर हो गया, क्योंकि जब 2 प्लेटें टकराई तो उसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। ठीक है। तो यहाँ की अधिकांश जो नदियाँ हैं पहले अपना मार्ग निर्मित कर चुकी थी। जो नदियाँ, उन नदियों के जो भ्रंश रेखाओं में बहती थी वो वाला क्षेत्र, और जो इसके बाद में जो ढाल बना है, उनके कारण ये 2 प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं। 2 प्रकार का अपवाह तंत्र रखती है पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो। एक तो रखती है यहाँ पे अध्यारोपित अपवाह तंत्र, अध्यारोपित अपवाह तंत्र, और एक रखती है अनुवर्ती अपवाह तंत्र। अध्यारोपित होता है कि पहले की जिस संरचना में नदी बह रही थी उसी अनुसार अगर उसमें काट छांट हो जाए, और उसके बाद में जैसे हम इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो चट्टान है, ये चट्टान है, यहाँ पर इसका ढाल जैसे ये चट्टान है, ये चट्टान कठोर चट्टान है। कैसी चट्टान है? कठोर। ये चट्टान कोमल है। कैसी चट्टान है? कोमल। अब यहाँ से नदी, इसका ढाल ऐसा है, नदी यहाँ से इधर की ओर बह रही है। ये पहले की बात हो गई। अब जो बात है, जैसे मान लो ये बात है, पहले तो यहाँ पे जिस तरह से मान ली इधर भी बह रही थी या इधर भी बह रही थी, एक बात हो गई। जब ये हिमालय से टकराया प्रायद्वीपीय पठार, उस समय जब इसमें ढाल पूर्व की ओर हुआ, तो उस समय की बात है। यहाँ पे जो चट्टानें ढाल के अनुसार बहती है उसको तो क्या कहते हैं? अनुवर्ती। ढाल के अनुसार उनसे निम्न ढाल की ओर बहती है उसको तो क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी कहते हैं। जो कि 4 नदियां हैं, महानदी भी है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है, ये 4 हैं। लेकिन जब यहाँ की संरचना, इस धरातल की संरचना देखो, यहाँ पे कठोर चट्टान है, ये कोमल चट्टान है। पानी का कटाव हमेशा कोमल चट्टान पे ज़्यादा होता है, और जो ये कठोर चट्टान है उस पर कम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये अपना मार्ग बना रखा था, काट करके इस चट्टानों को मार्ग बना लिया था इन नदियों ने। ठीक है। जब ये भाग अगर इतना घिस जाता है, यहाँ पे इतना अपर्दन हो जाता है, इसका इतना भाग अपर्दित हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई? कोमल चट्टान आ गई। क्या आ गई? कोमल चट्टान। इस कोमल चट्टान के कारण अब हमें साधारण देखें तो कोमल चट्टान तीव्र कटाव हो जाता है, और जल्दी कटने के बाद में उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। ये नदी मान लो यहाँ से निकल रही थी इस दिशा में, लेकिन ये अपर्दित होने के बाद में यहाँ कोमल चट्टान निकल गई। ठीक है। अब इसका यहाँ पे कटाव ज़्यादा होने के कारण माना जाता है कि यहाँ पे इस तरह से इसका मार्ग परिवर्तित हो जाए, लेकिन इन नदियों ने ऐसा नहीं किया। ये अपने ही मार्ग में बहती रही इधर, चाहे यहाँ पे कोमल चट्टान है चाहे कठोर चट्टान है। तो इन नदियों को कहते हैं, जैसी संरचना अपनी पहले थी वैसी की वैसी नीचे वाली परत पर भी उनकी संरचना वैसी ही रहेगी। तो इस प्रकार की नदी को अध्यारोपित नदी कहते हैं, यानी अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करे, अपने पहले के मार्ग में ही बहती रहे, चाहे वहाँ पे अपर्दन हो चाहे ना हो, चाहे वहाँ पे कोमल चट्टान है चाहे वहाँ पे कठोर चट्टान है, वहाँ पे अध्यारोपित प्रकार का ये अपवाह तंत्र निर्मित रखे। तो इसको सुपर इम्पोज्ड भी बोलते हैं। सुपर इम्पोज्ड यानी कि अध्यारोपित अपवाह तंत्र। तो यहाँ की प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब अध्यारोपित या अनुवर्ती प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं। ठीक है। इन नदियों के अंदर हम मुख्य नदियों की बात करें तो यहाँ पे महानदी
पहली नदी कौन सी ले रहे हैं हम? महानदी। हम बात की भारत में, भारत के अंदर यहाँ पर जो नदी बह रही थी, एक नदी यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में यहाँ पे जो नदी बह रही थी वो नर्मदा नदी थी। ठीक है, ये भ्रंश रेखा में बह रही थी, तो इसकी भ्रंश रेखा का प्रसार आगे की ओर था। यहाँ पे ताप्ती बह रही है, इसका भी भ्रंश रेखा का प्रसार आगे की ओर है। तो इसका पूर्वी प्रसार है, इधर की ओर प्रसार है, वो महानदी का है। कौन सा है? महानदी का। ताप्ती के पूर्व का जो प्रसार है वो यहाँ पर गोदावरी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। समझ में आ गया? यानी कि नर्मदा का पूर्वी प्रसार तो कौन सी नदी है? महानदी, जो भ्रंश रेखा के सहारे बहती है। और जो ताप्ती है उसकी भ्रंश रेखा के सहारे कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो महानदी के बारे में पहली बात, ये नदी भ्रंश रेखा में बहती है, जो कि नर्मदा नदी का पूर्वी प्रसार है या पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर की सीमा पर्वत श्रेणी है, वहाँ से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़। महानदी की बात करें, महानदी, इसका उद्गम होता है इसका छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में या रायपुर की पहाड़ियों में, रायपुर में एक पर्वत श्रेणी है सिंहवा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उड़ीसा में पाराद्वीप है, उसके पास ये डेल्टा बनाकर, पाराद्वीप के पास में ये डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे उड़ीसा राज्य है, इसके यहाँ पे एक द्वीप है पाराद्वीप, इस पाराद्वीप के पास में ये अपना डेल्टा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती कहाँ से है? छत्तीसगढ़। यहाँ पे मध्य प्रदेश के पास में यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है सिंहवा पर्वत श्रेणी। उस सिंहवा के पर्वत श्रेणी से ये निकलती है, उड़ीसा के पारादीप के पास में अपना डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जब ये डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा बनाने से पहले ये दो शाखाओं में बंट जाती है। ये जब डेल्टा बनाती है तो यहाँ पे दो शाखाओं में बंट जाती है। एक शाखा तो इसकी है कटिजीरू। कौन सी है? कटिजूरू। ठीक है, एक है यहाँ पे इसकी शाखा बीरूपा। ठीक है, दो शाखाओं में बंट जाती है। जब डेल्टा बनाते हैं उससे पहले दो शाखाओं में बंटकर, एक तो कटिजूरू और एक बीरूपा, इन दो शाखाओं में बंट करके ये डेल्टा बना के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी में जब ये डेल्टा बनाती है तो इसमें एक नदी आकर के इसकी सहायक नदी मिलती है ब्राह्मणी। ये मुख्य नदी है। ये इसकी एक नदी कौन सी आकर के मिलती है इसकी डेल्टा में? इस नदी का नाम है यहाँ पे ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी आकर के मिलती है? ब्राह्मणी नदियाँ भी दो शाखाओं से मिलकर बनती है, एक तो कोयल व एक शाख। जो ब्राह्मणी नदी है वो ब्राह्मणी नदी दो जलधाराओं से मिलकर के बनी है। ब्राह्मणी नदी दो जलधारा कौन कौन से? एक तो कोयल और एक नदी है इसमें शाख नदी। इन दो नदियों की जलधाराओं से मिलकर के कौन सी बनी थी? ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी आकर के मिलती कहाँ पर है? इसके डेल्टा में। किसके? महानदी के डेल्टा में आकर के इसमें मिलती है। ठीक है, इसके तट पर ही, किसके? इस ब्राह्मणी नदी के, इस ब्राह्मणी नदी का जो तट है, इस तट पर यहाँ पर राउरकेला इस्पात केंद्र स्थित है। इस ब्राह्मणी नदी है, इसके जो तटवर्ती क्षेत्र है इसके ऊपर राउरकेला उड़ीसा का है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला जो इस्पात केंद्र है, लोहा इस्पात केंद्र है, वो कहाँ पर है? ब्राह्मणी नदी के किनारे। यानी कि यहाँ पे जो जल विद्युत की जो पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? ब्राह्मणी नदी से होती है। ठीक है, जो किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तो आपको याद रह गया होगा, ये जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी कोयल व शाख नदियों से मिलकर बनी है। इसके तट पर राउरकेला इस्पात केंद्र स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मणी के बाद में इसकी सहायक नदियों की बात करें, महानदी है उसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में इसकी नदी है सहायक नदियाँ। इसमें हासदो नदी है, इसकी सहायक नदियों में हंसदेव है। ठीक है, हंसदेव, शिवनाथ है,
युवतेल है, युवतेल, और इसकी सहायक नदियों में दूब है और माघ है, माघ। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में हासदो, इसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी है, हसदेव है, शिवनाथ है, युवतेल है, दूब है और माघ है, माघ। ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ है। किसकी, महानदी की सहायक नदियाँ है। इस नदी को, यहाँ पर ये नदी है, इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक। कौन सी नदी को कहते हैं, महानदी को। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी, महानदी। ठीक है, ये जो नदी है वो छत्तीसगढ़ बेसिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, छत्तीसगढ़ के बेसिन का, छत्तीसगढ़ बेसिन का जो निर्माण करती है वो नदी महानदी है, बेसिन का निर्माण। समझ में आ गया। तो महानदी के बारे में कितनी बातें हो गई। एक तो ये निकलती कहाँ से है, छत्तीसगढ़ की रायपुर पहाड़ियों के पास में सीमा पर्वत श्रेणी उनसे निकलती है। ठीक है, और गिरती कहाँ पर है, उड़ीसा के पास में पारादीप है, उसके पास में डेल्टा बना के गिरती है। गिरती है तब दो शाखाओं में गिरती है, एक तो किट्टीजूरू और बिरूपा, दो शाखाओं में गिरती है। ठीक है, इसके डेल्टा के पास में इसमें एक नदी आकर मिलती है, ब्राह्मणी नदी, जो कि कोयल व साग से बनी हुई है। कोयल व साग नदियों से मिलकर के, जलधाराओं से मिलकर ब्राह्मणी नदी बनी। ब्राह्मणी नदी है, उसके तट पर राउरकेला इस्पात के अंदर है। इस चीज़ों को याद रखना। ठीक है, इसके बाद में अगर महानदी की चर्चा करें तो भ्रंश रेखा में बहती है, नर्मदा के पूर्व का विस्तार है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में और देखें तो हासदो है, हंसदेव है, शिवनाथ है, युवतेल है, दूब है, माघ है। ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। और इसके जो क्षेत्र है महानदी, इसको यहाँ उड़ीसा में उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इस नदी को, महानदी को। ठीक, और छत्तीसगढ़ के बेसिन का निर्माण भी कौन सी नदी करती है, महानदी करती है। ये चर्चाएं किसकी हो गई, महानदी की। कहाँ पर है, नर्मदा के पूर्वी प्रसार में। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में यहाँ डेल्टा बना करके बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसके बाद अगली नदी की बात करें, गोदावरी। अगली जो नदी है वो नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, जो कि ताप्ती नदी है, उसका पूर्वी प्रसार है, जो भ्रंश रेखाओं में बहती है। ये भी किस में बहती है, भ्रंश रेखा की सारी बहती है या प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसको वृहद गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, और इसको वृहद गंगा भी कहते हैं, वृहद गंगा। ठीक है, किसको कहते हैं, गोदावरी को। गोदावरी भ्रंश रेखा की सारी बहती है, जो कि ताप्ती के पूर्व प्रसार का क्षेत्र है, ताप्ती का पूर्वी प्रसार। ठीक है, उद्गम माने तो नासिक, नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र। और इसके नासिक के त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम है। किसका, गोदावरी का उद्गम है कहाँ से, नासिक जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, नासिक जिला, उसके पास में यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में अगर इसका प्रारंभिक जो उद्गम मानते हैं वो ब्रह्मगिरी पर्वत का गौमुख स्थान मानते हैं। यहाँ पर इसका अगर प्रारंभिक उद्गम माने तो वो कहाँ से मानते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत का गौमुख स्थान, गौमुख स्थान। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसको, वृहद गंगा भी कहते हैं इसको। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस नदी का जो उद्गम वो कहाँ से होता है, नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास से होता है। और अगर प्रारंभिक उद्गम इसका माने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी जो पर्वत है महाराष्ट्र में, उसके गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम माना जाता है। इस नदी को ऋषि मुनियों के द्वारा गोमती नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, गोमती नदी। इस नदी को गोमती नदी भी कहा जाता है। ये अमलापुर, आंध्र प्रदेश में अमलापुर के तट पर यहाँ पर डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर, यहाँ आंध्र प्रदेश। ये नदी, ये आंध्र प्रदेश का भाग है यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, अमलापुरम। कौन सा भाग है यहाँ पे, अमलापुरम। अमलापुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे डेल्टा बना करके ये किस में गिर जाती है,
यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की सहायक नदियाँ यहाँ पे पूर्णा है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे इस नदी की चर्चा करें तो यहाँ पर अगर इसके डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो इसके डायग्राम में यहाँ पे ये नदी है गोदावरी नदी, ठीक है। मान लो ये नदी क्या है, गोदावरी मुख्य नदी है। यहाँ पे यहाँ इस क्षेत्र में ये गोदावरी नदी, इस गोदावरी नदी के यहाँ पे एक नदी है पूर्णा। कौन सी नदी है, पूर्णा आकर मिलती है। इसमें यहाँ पे एक नदी आकर मिलती है पेनगंगा। कौन सी नदी, पेनगंगा, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। पेनगंगा के पास में यहाँ पे एक नदी आकर के मिलती है, इसमें वेनगंगा, वेनगंगा, और यहाँ पे आकर के मिलती है इसमें वेनगंगा। वेनगंगा के अंदर आकर के मिलती है एक नदी यहाँ पर वृद्धा। कौन सी मिलती है, वृद्धा। और वृद्धा जब इसमें मिल जाती है तो इसको बोलते हैं यहाँ पे प्राणहिता, प्राणहिता। और यहाँ पे एक नदी है इंद्रावती। इसके दाएं तट पर एकमात्र नदी है यहाँ पे मंजीरा। ये नदी है इसकी सहायक नदी। इस नदी को क्या कहते हैं, मंजीरा। मंजीरा नदी पे एक बांध बना हुआ है यहाँ पे निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। और निजाम सागर बांध जो बना हुआ है वो यहाँ पे हैदराबाद को, हैदराबाद आंध्र प्रदेश को, यहाँ पे हैदराबाद को जल प्रदान करता है, जल प्रदान करता है। इसकी सहायक नदियों में देखें यहाँ पे कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी के अंदर यहाँ पे पूर्णा नदी मिलती है, पेनगंगा मिलती है, वेनगंगा मिलती है। वेनगंगा के अंदर जब वर्धा नदी मिलती है तो इस नदी को यहाँ पे कहते हैं प्राणहिता। कौन सी नदी कहते हैं, प्राणहिता। और इसमें इंद्रावती नदी मिलती है। दाएं तट पर इसमें मंजीरा नदी मिलती है जिस पर बांध बना हुआ है निजाम सागर बांध, जो कि हैदराबाद, पूरे हैदराबाद को जल प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे ये नदी ताप्ती के भ्रंश रेखा में प्रवाहित होती है, ठीक है। डेल्टा के पास में, ये डेल्टा कहाँ बनाती है, अमलापुरम, आंध्र प्रदेश के पास में। यहाँ पे इसमें के डेल्टा के पास एक झील बनी हुई है। इस झील का नाम है यहाँ पे कोलेरू झील। कोलेरू जो झील है वो किसके डेल्टा के पास में है, ये गोदावरी नदी के डेल्टा के पास में बनी हुई है। कौन सी झील है, कोलेरू झील, ठीक है। ये बात हो गई गोदावरी की। वापिस रिपीट करें, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा या वृहद गंगा है। उद्गम इसका नासिक के महाराष्ट्र के पास में त्र्यंबकेश्वर से होता है। प्रारंभिक मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत के गोमुख स्थान से है। इसको गोमती नदी भी कहते हैं। अमलापुरम के पास में ये अपना डेल्टा बना करके बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा को प्राणहिता कहते हैं, इंद्रावती। और दक्षिण क्षेत्र में मंजीरा, मंजीरा के पास में यहाँ पे इसमें एक बांध बना हुआ है निजाम सागर बांध, जो हैदराबाद को जल प्रदान करता है, ठीक है। डेल्टा के पास इसमें एक झील बनी हुई है। कौन सी झील, कोलेरू झील। तो ये है गोदावरी नदी, ठीक है। दो नदियों की बात कर ली, जो कि उड़ीसा में गिरती है वो तो है महानदी, और आंध्र प्रदेश के तट के पास में बंगाल खाड़ी में गिरती है वो नदी है गोदावरी नदी। दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगली नदी की बात करें तो कृष्णा नदी। अगली जो नदी है वो नदी कौन सी है, तीसरे नंबर पे कृष्णा। मुख्य नदियों की चर्चा कर रहे हैं, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी यहाँ इसका जो बेसिन क्षेत्र है कृष्णा, और यहाँ पर जैसे ये कृष्णा नदी है, इसके जो बेसिन क्षेत्र है किसका, गोदावरी का और कृष्णा का, इसके जो डेल्टाई भाग है यहाँ पे, इस क्षेत्र आज भी चर्चा में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल के भंडार है, पेट्रोल के भंडार, इसलिए ये चर्चा में है। इसको केजी बेसिन बोलते हैं, केजी बेसिन। के का मतलब कृष्णा बेसिन और जी का मतलब गोदावरी बेसिन, तो इसको क्या बोलते हैं, केजी बेसिन बोला जाता है। नदी कौन सी पढ़ रहे हैं हम, कृष्णा, ठीक है। कृष्णा नदी है वो नदी यहाँ पर इस केजी बेसिन वाले क्षेत्र को यहाँ पे आज वर्तमान में चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल के भंडार हैं, ठीक है। और इसका उद्गम माने तो इसका उद्गम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के पास में। यहाँ पे जो राज्य है इस महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र के महाबलेश्वर क्षेत्र का नाम क्या है उद्गम का, महाबलेश्वर क्षेत्र। महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है और ये जाकर के बंगाल खाड़ी में अपना डेल्टा बना करके गिर जाती है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली तो कौन सी थी, गोदावरी, और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। ठीक है, ये नदी कोयला व घाट जो घाट प्रवाह है उससे मिलकर के बनती है। कौन सी नदी, ये कृष्णा नदी 2 शाखाओं से मिलकर बनती है। एक शाखा तो इसकी कौन सी है, कोयना नदी, और एक शाखा है इसकी घाट प्रवाह कोयना, और एक नदी कौन सी है, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के जो नदी बनती है वो नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, कोयना और घाट प्रवाह की जलधाराओं से मिलकर के कृष्णा नदी का उद्गम होता है, और होता कहाँ से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। और इसकी सहायक नदियों में देखें तो इसकी सहायक नदियों में कोयना नदी है, कोयना, सहायक नदियों में कोयना है, पंचगंगा है, पंचगंगा, और भीमा। भीमा के बाद में अगर देखें तो घाट प्रवाह, घाट माल प्रवाह भी है, दूध गंगा, दूध गंगा, और मुसी इसकी सहायक नदियां हैं। ये भीमा है, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। कोयना और घाट प्रवाही जलधाराओं से मिलकर के तो बनती है कृष्णा, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कोयना है, पंचगंगा है, भीमा है, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और दूध गंगा और मुसी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तुंगभद्रा को रामायण में पंपा नदी कहते हैं। जो तुंगभद्रा नदी है इसकी सहायक नदी है, उसको क्या कहते हैं, तुंगभद्रा को, तुंगभद्रा को रामायण में क्या कहते हैं, पंपा नदी कहते हैं, पंपा नदी। ठीक है, ये बात हो गई कृष्णा की। अगली बात करते हैं कावेरी की। अगली जो नदी है वो नदी कौन सी है, कावेरी। कावेरी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कावेरी नदी है यहाँ पे, उस कावेरी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, ये कर्नाटक के पर्वतों के मैसूर पठारों पर। कहाँ पर है, कर्नाटक क्षेत्र है ये वाला, ये कर्नाटक क्षेत्र है। इस कर्नाटक के पठार, यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र है कर्नाटक पर, यहाँ पे मैसूर का पठार, कर्नाटक में कौन सा पठार है, मैसूर का पठार। मैसूर के पठार पर एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है ब्रह्मगिरी क्षेत्र, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी क्षेत्र से ये नदी निकलती है। कर्नाटक के एक पठार का नाम है मैसूर का पठार, जिसके ब्रह्मगिरी क्षेत्र से नदी निकलती है। ठीक है, तमिलनाडु के पास में, तमिलनाडु का जो रंगपट्टनम शहर है, डेल्टाई भाग है इसका, वहाँ पर तमिलनाडु में यहाँ पर रंगपट्टनम में एक क्षेत्र का नाम है श्री रंगपट्टनम नगर भी यहीं पे है। इसका डेल्टा तमिलनाडु के यहाँ पे गिरता है, डेल्टा बना करके ये गिर जाती है, और इसका श्री रंगपट्टनम नगर है तमिलनाडु का, वो इस नदी के डेल्टाई के पास में है, डेल्टा के पास में बना हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये जो इसका बेसिन है, इसका बेसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जिसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तो इस भाग में शीतकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से तो वर्षा प्राप्त होती ही है, लेकिन ये लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण ये चर्चा में है। ठीक है, तो कावेरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से प्राप्त करने वाला बेसिन क्षेत्र है तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ठीक है, इसका जो मुहाना है, जो डेल्टा बनाती है, वो कहाँ बनाती है, तमिलनाडु के तट पर बनाती है। तमिलनाडु के जो श्रीरंगपट्टनम नगर है उसके पास में डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगर इसकी जो सहायक नदियाँ देखें तो इसकी सहायक नदियों में हेमावती है, हेमावती और अर्कावती है, अमरावती है, अमरावती, लोक पावनी है, लोक पावनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये नदियां हैं, वो चारों नदियां किसकी सहायक है, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। सबसे पहले महानदी पढ़ा, गोदावरी पढ़ा, कृष्णा पढ़ा, कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती, अमरावती और लोक पावनी, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं।
ठीक है। और इस नदी पर, इस कावेरी नदी पर 1902 में एक जो परियोजना बनी थी वो कौन सी थी? शिव समुद्रम परियोजना जो है 1902 में बनाई गई थी, जो भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है, जो कि भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। वो कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना, जो किस नदी पर है? वो कावेरी नदी पर है। कब बनी थी? 1902 में बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो बनी थी, ठीक है। मेटूर बांध इस नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध है? मेटूर बांध भी इस नदी पर बना हुआ है। कावेरी नदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? मेटूर बांध, वो इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद में अगली नदी है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी। इस नदी का यहाँ पे तमिलनाडु में है एक नदी, ताम्रपर्णी नदी। इसको थार्मबारानी कहते हैं। प्राचीन नाम तो इसका ताम्रपर्णी है, इस नदी का ताम्रपर्णी, लेकिन आज इसको थार्मबारानी कहते हैं। थार्मबारानी ये निकलती कहाँ से है? ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु के तिरुवनवेली में जो पालनी पहाड़ियाँ हैं, पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं तिरुवनवेली में, तमिलनाडु में, वहाँ से निकलती हैं और डेल्टा बना करके कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। यहाँ जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, इस मन्नार की खाड़ी में गिर जाते हैं। निकलती कहाँ से? तिरुवनवेली से, तिरुवन की पालनी पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी हैं? पालनी की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तिरुवनवेली में। वहाँ से निकलती हैं, मन्नार की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है, जिसको थार्मबारानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये नदियाँ हो गई पूर्व की ओर जल ले जाने वाली। मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यहाँ पे ताम्रपर्णी, इन नदियों की चर्चा हो गई। पूरे भारत की आपने नदियाँ देख ली हैं। इसके बाद में हम न्यू टॉपिक करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।